नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं संविधान का पार्ट 5, संविधान की क्लास 5, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख अनुसूचियों और अनुच्छेद के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न किस परीक्षा के लिए खास होंगे? तो राज्य स्तरीय PCS की परीक्षाएं, दरोगा की परीक्षाएं, पुलिस भर्ती परीक्षाएं, SSC और रेलवे, हर उस जगह यह प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर GS सिलेबस का हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो कि अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित होंगे। तो यहां पर यह पहला प्रश्न है, इसमें कूट मिलाना है। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो चतुर्थ अनुसूची में है राज्यसभा, यानी कि सभी राज्यों की राज्यसभा सीट कितनी है, इसमें चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची में बताया गया है। लेकिन अगर हम इसे कूट मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि ये 3 हुआ। अब षष्टम यानी छठवीं अनुसूची में क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया, यानी कि इसका हो गया 4, चौथा वाला। अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर परीक्षा के लिए प्रश्न खास है इसमें, भाषा को लेकर, यानी कि इसको हम लोग 2 के साथ मिलाते हैं। अब 1 बच गया तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार है, यानी कि हमारा आंसर हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 का मतलब हमारा आंसर हो गया C। अब ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान जब बना था तो हमारे भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ठीक अगले ही साल यानी कि 1951 में ही, यानी अगले ही साल प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया और इसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को छुपाया गया है, यानी कि इसमें ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से छुपा दिया जाता है जिससे यह डर लगे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत ऐसे कानूनों को अगर शून्य घोषित कर सकता है, तो ऐसे कानूनों को 9वीं अनुसूची में छुपा दिया जाता है ताकि वो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से नजर से बच सके। तो अब ये अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको कूट मिलाना है। तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। विधायी शक्तियों का वितरण का क्या मतलब? तो विधायी शक्तियों का वितरण का मतलब 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? तो संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, और दूसरी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। और संघ सूची में लगभग 100 विषय है, राज्य सूची में 63 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और ये थोड़े घटते बढ़ते हैं, तो लेटेस्ट में जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है, यानी कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ है। कैसे? तो संघ सूची में जो विषय लिखे हुए हैं, जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, तो उस पर कानून सारा का सारा केंद्र सरकार की बनाएगी, यानी कि संसद बनाएगी। और राज्य सूची में जितने विषय हैं, जैसे कि कृषि हुआ और लोक स्वास्थ्य हुआ, और ऐसे ही 52 जो विषय, ऐसे ही जो 63 विषय उस पर सारा का सारा विषयों पर राज्य सूची कानून बनाएगी, राज्य सरकारें कानून बनाएंगे, यानी विधानमंडल कानून बनाएंगे। और इसी तरह से समवर्ती सूची में जितने भी 52 विषय गिनाए गए हैं, उन सभी विषयों पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर दोनों कानूनों में अगर कोई टकराहट होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य हो जाता है। यानी एक तरह से 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का वितरण कर दिया गया है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। 8 में क्या है?
तो भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में अभी आपने देखा था भूमि सुधार, तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण यानी कुछ नियमों को सर्वोच्च न्यायालय की नजर से छुपाया गया है। अब 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दल परिवर्तन, यानी हमारा हो गया 1 का 3, 2 का 1 और सी का 4 और डी का 3, यानी 3 1 4 3 1 4 2 3 1 4 2 किस में है? विकल्प सी में। हमारा आंसर हो गया सी। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस प्रश्न देखिए क्या बताना है। इस प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, अनुसूची 3 में से क्या उपबंधित, यानी 3 में तीसरी अनुसूची में क्या क्या बातें तीसरी अनुसूची के लिए सही है, कूट में उत्तर देना है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, संघ के जो मंत्री होते हैं उन्हें पद की शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली पद की शपथ का प्रारूप, और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इतना कंफर्म हुआ कि इसमें सब में शपथ ही लिखा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं अनुसूची 3 में जो है वो क्या है? शपथ है। तो क्या किसके लिए शपथ? इन सबके लिए या किसी एक के लिए? आप विकल्प में से देख के आपको बताना है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 3 को छोड़कर सबके शपथ के बारे में इसमें है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है, अनुसूची 3 में नहीं है, यानी राष्ट्रपति को छोड़कर। मोटा मोटी याद रखिए कि अनुसूची 3 में किसके किसके शपथ का उल्लेख है? तो केंद्र के संसद की, यानी संसद की और संसद के सदस्यों की, और राज्यों में विधायकों की और विधानमंडल के यानी कि सदस्यों की, और उनके मंत्रियों की, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, और बड़े बड़े पद हैं जो उनके शपथ का प्रारूप जो है, यानी कुल मिला के अनुसूची 3 में है, सिवाय राष्ट्रपति को छोड़ के। इसलिए राष्ट्रपति वाला बात खास तौर से याद रखिए क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 4, यानी विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहे तो इस तरह से याद कर सकते हैं। शपथ, शपथ किस में है? तो किस अनुसूची में है? तो विकल्प में देगा 1 पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, या जो भी विकल्प में देगा। तो तीसरी अनुसूची में है, यानी कि 3, यानी कि तीसरी अनुसूची को हम कह सकते हैं 3, और 3 को हम लोग कह सकते हैं ट्री। ट्री मतलब पेड़। तो सोचिएगा हम लोग शपथ किसकी खाते हैं? तो हरे भरे पेड़ की हम लोग शपथ खाते हैं। ये जो पेड़ है, हरे हरे पेड़ों की हम लोग शपथ खाते हैं। किसी को कहते हैं कि चलो हरे पेड़ की शपथ खाओ, अगर तुम शपथ झूठा खाओगे तो हरा पेड़ सूख जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि तुमने शपथ झूठा खाया था। तो शपथ किसकी ली जाती है? कसम किसकी ली जाती है? तो हरे वृक्ष की, हरे ट्री की। तो जब भी आएगा शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ प्रारूप को छोड़कर। अब इसमें पूछा जा रहा है फिर से वही प्रश्न, राज्य भूमि सुधार किसमें है? तो भूमि सुधार, इसको भी एक ट्रिक से आप चाहे तो याद रख लीजिए, 9वीं अनुसूची में है। तो 9 को हम कहते हैं 9 ऐसा उच्चारण देना जैसे हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 9 को वाइन। ये हमेशा के लिए आप चाहे तो याद रखें 9 को वाइन ही, और तो 9 को हम लोग कहेंगे वाइन। वाइन का मतलब समझिए शराब। तो सोचिएगा शराब उड़ेला जा रहा है जमीन में, जमीन की उर्वरता को सुधारने के लिए। तो जमीन की उर्वरता को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? तो 9 यानी कि वाइन उड़ेला जा रहा है। तो भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में है, यानी वाइन द्वारा भूमि सुधार। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, प्रारंभ में यानी कि मूल संविधान में शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, यानी कि केवल राज्य सरकारें ही शिक्षा के विषय पर कानून बना सकती थी। लेकिन इसके शिक्षा के महत्व को देखते हुए बाद में इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कानून बना सकती है। यानी कि कह सकते हैं, रटने के लिए अगर आप चाहें तो इस तरह से रट सकते हैं,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो सम मतलब बराबर, शिक्षा जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए, अमीर गरीब सबके लिए शिक्षा समान रूप से उपयोगी है, सम है। तो शिक्षा क्या है? सम है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करना है, आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक ही ऐसा होगा जो गलत होगा, यानी कि 3 ऐसे होंगे जो सही होंगे। तो वन, तो वन जो है समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार, शेयर बाजार, उसके बाद लिखा है डाकघर, संघीय सूची में जन स्वास्थ्य, राज्य सूची में, ये भी सही है, ये भी सही है। शेयर बाजार आपको सुनने से ही लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, यानी कि ये संघ सूची में होना चाहिए। और बाकी वन जो है, आप वन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये संघ सूची का होगा, लेकिन वन जो है समवर्ती सूची में है। सोचिएगा वन यानी कि जंगल जो है सबके लिए समान रूप से स्वास्थ्यकर होता है, वन समान रूप से उपयोगी होता है, स्वास्थ्यकर होता है। तो आपको याद हो जाएगा वन समान रूप से उपयोगी होता है, जैसे शिक्षा समान रूप से उपयोगी है उसी तरह से वन भी समान रूप से उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। तो समवर्ती सूची में है ये। और डाकघर तो आप जानते हैं केंद्र सरकार के अधीन होता है, तो संघीय सूची में आप जान जाएंगे। जन स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का हिस्सा होता है। अब शेयर भाग, यानी कि हमारा आंसर इसमें कुल मिला के बी है। अगला प्रश्न फिर से कूट मिला दीजिए। केंद्र सूची में क्या है? तो केंद्र सूची में है आपका जनगणना, यानी इसके आगे लिख सकते हैं 3। राज्य सूची में क्या है? तो जनसंख्या, जनसंख्या नहीं। राज्य सूची में क्या है? तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रटे रहिएगा। राज्य सूची में पुलिस जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इसीलिए केंद्र सरकार कहती है कि केंद्र सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि पुलिस जो है और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो चूंकि राज्य सूची का हिस्सा है। और समवर्ती सूची में क्या है? तो जनसंख्या, यानी इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी इसके लिए उपाय केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी, क्योंकि ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। और अवशिष्ट विषय 3 सूचियां तो है ही, लेकिन यह कहा गया कि अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाए जिसका उल्लेख किसी लिस्ट में नहीं है, किसी सूची में नहीं है, तो हम उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार कहेगा हम बनाएंगे, संघ सरकार कहेगा हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो पहले ही बता दिया गया है कि अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाए जिसका इन तीनों सूचियों में से किसी में उल्लेख नहीं है तो उस पर कानून संघ सरकार बनाएगी, यानी कि संसद ही बनाएगी, और उसको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। तो ऐसा विषय है अंतरिक्ष अनुसंधान, जो कि इसको हम 2 कर सकते हैं, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि विकल्प ए हमारा आंसर होगा। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? मैंने बताया था सम क्या है? समान रूप से उपयोगी है, शिक्षा सबके लिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? सारे विकल्प पढ़ लीजिए और इसमें आंसर है डी। 1 2 3 4 5 सब में है शिक्षा से संबंधित। संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं और 12वीं सबसे लेटेस्ट अनुसूची है। 1992-93 में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है ग्राम पंचायतों से, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से, और 12वीं पूछेगा तो नगर पालिकाओं से, यानी कि शहरी स्वशासन से संबंधित है। आंसर हो गया बी। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित? 2 बात याद रखना है, यानी कि संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा, सीधे सीधे लग रहा है, रक्षा जो होता है देश विदेशी मामले, रक्षा, देश की रक्षा करना चाहिए, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी ये संघ सूची का विषय है। रेलवे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये जो है संघ सूची के अंतर्गत ही होगा। वैदेशिक मामले आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ सूची में ही होना चाहिए। कृषि जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, यानी कौन सा इसमें से संघ सूची में नहीं है? तो बैंकिंग संघ सूची में है ही, जनगणना आपने अभी देखा था संघ सूची में था, कूट हमने मिलाया था, बीमा भी संघ सूची में है, गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ये भी याद रखिए गैस राज्य सूची का भी विषय है, इसीलिए संघ सूची में इसे नहीं कहा जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में, राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में पहले शिक्षा था लेकिन अब समवर्ती सूची में चला गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। विद्युत, रेलवे, पुलिस आप रट लीजिए, रेलवे शब्द लग गया इसका मतलब ये नहीं कि ये संघ सूची में है, रेलवे पुलिस जो है वो हमेशा राज्य सूची में है, चाहे पुलिस लिखा रहे चाहे रेलवे पुलिस लिखा रहे, दोनों ही के दोनों राज्य सूची का हिस्सा है, इसलिए इसको याद रखिएगा प्राथमिकता में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आंसर होगा दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल को निषेध किया गया है। तो और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन, यानी ये 52वां संविधान संशोधन था और 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है और ये दल बदल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में सम्मिलित है? तो रेलवे पुलिस, फिर से हमारा वही आंसर है, बाकी जनगणना संघ सूची में है, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो फिर से 10 से 10वीं से दल बदल विरोधी कानून से, 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर 10वीं अनुसूची, ये आंसर हो गया डी। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो अभी आपने देखा पंचायती राज जो है वो हमने देखा कि राज्य सूची का हिस्सा है, पहली चीज की राज्य सूची का हिस्सा है, और स्थानीय और नगरीय स्वशासन पूछेगा तो 12वीं अनुसूची में है, और पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा तो ये 11वीं अनुसूची में है, और ये राज्य सूची का हिस्सा है, न कि संघ सूची का। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल? तो 10 से दल बदल 10 से 10वीं अनुसूची में है, 52वां संविधान संशोधन 1985। रट लीजिए, इसी समय देखते रहिए, रटते रहिए। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में शामिल है, मैं यहां से मेन लाइन निकल रहा है। 7वीं अनुसूची में कौन शामिल है? सम मतलब समान है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, दंड प्रक्रिया। इसको भी वैसे ही रख लिया जैसे सम शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, और क्या था? तो वन स्वास्थ्य की दृष्टि से सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। उसी तरह से अब दंड भी याद रख लीजिए, दंड जो है सबको समान रूप से मिलना चाहिए, उपयोगी तो नहीं है, उपयोगी भी है, कह सकते हैं दंड सबको समान मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर वही अपराध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नेता या कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो समान रूप से दंड मिलना चाहिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दंड जो है, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है, यानी दंड व्यवस्था जो है राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी संसद के माध्यम से नए नए दंडात्मक कानून बना सकते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर किसी राज्य का निर्माण करना है, जैसे उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, या इस तरह से किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, बाहर से किसी राज्य को ग्रहण करना है, तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? यानी उस अनुसूची में राज्यों का पूरा उल्लेख होगा कि भारत में कितने राज्य सम्मिलित हैं। तो जब नए राज्य जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन करना पड़ेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी पहले शुरुआत वाले अनुसूची में ही गिना दिया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, तो जब नया राज्य उसमें डाला जाएगा तो पहली अनुसूची में निश्चित रूप से संशोधन करना ही पड़ेगा।
वही प्रश्न फिर से दिया गया कि कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है, यानी राज्यों का नाम और उनका ब्यौरा किसमें है, तो वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ रहा है, यानी कि पहली अनुसूची में ही राज्य गिना दिया गया है। आंसर हो गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यहां सब में है लिखा है, यानी है का मतलब 12, थी कितनी, तो 8। अगला प्रश्न है, भारत में के संविधान की चौथी अनुसूची, शुरुआत में एक कूट मिलाने वाले में था, चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 लोग चुनकर दिल्ली जाते हैं, उसी तरह सभी राज्यों की अलग अलग सीट जो है उसका उल्लेख उसमें चौथी अनुसूची में किया गया है। अब इस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर देना है। तो भारत के संविधान में 20 भाग है, बिल्कुल गलत बात है, 20 भाग नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 ही अनुच्छेद है, नहीं है, शुरू से ही 395 रहे अनुच्छेद। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो सही बात है, भारत के मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी केवल तीसरा वाला बात सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। कूट मिलाना है। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। पांचवा इसमें कोई उल्लेख नहीं है, यानी सीधे सीधे ये क्रमशः दिया हुआ है, यानी यहां बड़े बड़े लोगों को एक लाइन में ही रख दिया गया है। सब बड़े बड़े पद देखिए, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति 54, उसके बाद प्रधानमंत्री 75, अब राज्य में आ जाए तो राज्यपाल 155, मुख्यमंत्री 164, यहीं से सारे अनुच्छेद आप चाहे तो याद कर ले। हमारा आंसर हो जाता है क्रमशः है 1 2 3 4, यानी आंसर हो जाएगा ए। पीसीएस की परीक्षाओं में इसी तरह से ज्यादातर कूट मिलाने के लिए दिया जाता है, और बाकी परीक्षाओं में भी ये काम करेंगे, क्योंकि आप अगर कूट सही से मिला लेते हैं तो आपकी परीक्षा में भले इस तरह से कूट मिलाने के लिए रेलवे की या पुलिस की परीक्षा में कूट मिलाने के लिए न दे, लेकिन एक प्रश्न के रूप में डायरेक्ट दे देगा। जैसे वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, अगर आप कूट मिलाना जानते हैं तो डायरेक्ट आप एक लाइन के प्रश्न में आप कह देंगे कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, एक लाइन का प्रश्न पूछेगा तो आप बता देंगे 368 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, यह अच्छी बात है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 में है, जो कि राज्यसभा की स्वीकृति से ही होता है, यानी कि इसका चौथा, इसका तीसरा और उसके बाद पहला और दूसरा, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी आंसर हो गया बी। फिर से कूट मिलाइए। विधि के सम्मुख समानता, यानी विधि की सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, यानी कि 4। तो 36 से लेकर 51 तक क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो यानी कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बात की जा रही है। तो 4 हो गया। कार्य करने के लिए सही और मानवीय दशा, तो ये अनुच्छेद 42 में है, यानी कि जहां व्यक्ति काम कर रहा है वहां हवा, पानी, बिजली, यानी कि कुछ मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें होनी चाहिए, तो ये एक में चला गया। बच्चों के लिए मुफ्त और तथा अनिवार्य शिक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 45 में, अनुच्छेद 45 में, यानी कि 2, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि विकल्प बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर एक ही कूट मिला देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे अगर आपको सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा डी का चौथा, डी का ये 45 अनुच्छेद होगा, यानी कि डी का दूसरा, तो डी का दूसरा देखिए 2 विकल्पों में, ए में, डी में और बी में। अगर आप केवल पहला बता लेंगे, देखिए पहला केवल एक ही में 4 है, यानी कि डी का चौथा, डी का चौथा, डी का नहीं, ए का चौथा,
ए का आप बस ये बता देंगे कि किस विकल्प में आपका विकल्प बी सही है, यानी कि अगर आपको ये बस पता होगा कि ए का तीसरा होगा, यानी सबको ये तो याद रहता ही है कि विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है, बस इतना भी याद रहेगा तो देखिए यहां पर यानी ए का तीसरा होगा, तो ए का तीसरा केवल विकल्प बी में ही है और कहीं नहीं, तो एक से भी हमारा आंसर अधिकतर में मिल जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परीक्षा में हाँ और ना पर ध्यान न देने के कारण भी कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। जल्दीबाजी में, परीक्षा की जल्दीबाजी में ये लाजमी भी है, एक दो प्रश्न गलत होता ही है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हाँ ना पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में हाँ के बदले ना वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं था, तो 370 क ख ग घ, तो इसमें से जब आप सारे अनुच्छेद रटेंगे महत्वपूर्ण वगैरह तो आपको समझ में आएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी। 371 ग मेघालय से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, यानी कि सिर्फ एक ही सही होगा और 3 जो है वो गलत होंगे। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, न्याय की समझ समानता नहीं है, तो यह गलत है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 192 सब गलत है, बस एक ही से पकड़ में आ जा रहा सिर्फ। अगर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा, यानी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में है, ये ज्यादातर छात्रों को याद रहता है और बस इतना ही याद रहेगा, तो ये नहीं भी याद रहता तो आप समझ जाते कि जब यही सही है यानी बाकी सब गलत है, अपने आप से आप समझ जाते कि आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 215 में क्या है? तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब जितने भी जजमेंट उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देता है उसका सारा लेखा जोखा वो अपने पास रखेगा और जरूरत पड़ने पर उसके नीचे के न्यायालय उसका अनुपालन अपने निर्णयों में करा सकते हैं। अनुच्छेद 222 में क्या है? तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण हो सकता है, यानी कि ये हो गया 4 लिख दे सीधे, ये हो गया 1। अब 226 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 226 में क्या है? तो कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और इस मामले में यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ 5 विषयों पर रीट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय 5 विषयों पर रीट जारी करने के साथ साथ और भी काम कर सकता है। और यहां पर अनुच्छेद 227 में क्या है? तो एक ही बच गया, क्या बच गया इसमें? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, यानी कि 2, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2 हमारा आंसर हो जाता है ए। तो हमारा आंसर है ए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पर विशेष ध्यान अंडरलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। 339 में यानी एक ही सिर्फ गलत होगा, 3 सही होंगे। 339 में समान न्याय और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है दोनों। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, भाजपा का मुद्दा है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, जो कि नीति निदेशक तत्व की बात है, यानी आंसर हो गया डी। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो यह प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें सही जवाब ये नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी कहिए या शुरुआत में भी अनुच्छेद 395 ये नहीं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में भी थे। अब अगर कोई कहे कि नहीं 395 से ज्यादा अनुच्छेद है, तो हम कह सकते हैं क्या 395 से अगर ज्यादा है तो बता दीजिए कि अनुच्छेद 396 या 397 में क्या है, या अनुच्छेद 440 में क्या है। तो ये 395 ही अनुच्छेद है, बस ये है कि 395 से पहले और अनुच्छेद 300 क 41 ख क ख ग घ ABCD जो बढ़ा है उसको जोड़ के कहा जाता है, तब हम लोग कहते हैं 445 446, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं अनुच्छेद। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर आंसर हो गया है बी, यानी टोटल संख्या क ख ग के हिसाब से अगर पूछता है तब हम कह सकते हैं 440 445। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे?
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आरंभ में 395 ही अनुच्छेद थे और कह सकते हैं कि वर्तमान में भी उतने ही है। टोटल संख्या अगर पूछा जाएगा तब ज्यादा होंगे। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो सबको पता होगा 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर से कूट मिलाइए। 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। 352 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में है। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि क्रमशः 1 2 3 लिखा नहीं है, यहाँ पे 3 होगा 4 होगा, यहाँ पे कर लीजिए 1 और यहाँ पे 4, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा छूट गया है, मिट गया है। इसको कूट मिलाएंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 14 में तो किसके साथ मिला देंगे? विकल्प के हिसाब से यहाँ पे 3 अच्छा लग रहा है। अनुच्छेद 14 में क्या? विधि के समझ समानता, यानी कुल मिला के समानता ही है। जैसे 15 अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध यानी वो भी समानता ही है। अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता का अंत भी एक तरह से समानता ही है। तो उसी तरह से विधि की समझ समानता यानी समानता ही का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक नीति निर्देशक तत्व ही हैं। तो 36 में भी नीति निर्देशक तत्व है, 37 में भी पूछेगा तो नीति निर्देशक तत्व, 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। 74 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद है, यानी इसमें 4 हो गया, इसमें 2 हो गया। और 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, यानी कि 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, 1 ही से हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें आंसर हो गया डी। फिर कूट मिलाइए। सारा अगर आप कूट मिला लेंगे तो आराम से अनुसूची और अनुच्छेद वाले कुछ ना कुछ प्रश्न आपके हर परीक्षा में फंसते ही रहेंगे। विधानतर नए राज्यों को शामिल करना तो अनुच्छेद 2 में है और कूट भी हमारा 2 ही है। समता का अधिकार, अभी आपने देखा समानता का अधिकार या विधि की समझ समानता अनुच्छेद 14 में है, तो ये हमारा हो गया 1। कूट मिलाने के लिए हम लिख रहे हैं। गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में है। इसको जेबी वीटो वाला भी अधिकार कह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी हमारा आंसर हो गया ये किस में है? तो 3 में, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा आंसर हो गया बी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।